हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम दोस्तों क्लास लेकर रहे हैं। क्लास नंबर हमारी 18, हाँ 18 नंबर हमारी क्लास रहने वाली है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे थे, है ना, जो वेरी शॉर्ट थे, यानी वेरी शॉर्ट तो क्या, एमसीक्यू जो क्वेश्चन थे, तो वो हमने क्या कर लिए थे, पहले वाली क्लासेस में कंप्लीट कर लिए थे। तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 12 नंबर है आज की क्लास में। ठीक है, तो हमने क्या किया था, पार्ट वाइज डिवाइड कर लिया है। जैसे कि 30 मिनट की क्लास होती है हमारी, तो 30 मिनट में जितने हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो हम उतने वो करते हैं, राइट। तो आज भी देखो क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। तो जो ज्यादा लॉन्ग होगा क्वेश्चन, उसको हम पार्ट में डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, एक बार मैं क्लास को थोड़ा सा चेक कर लूं। ठीक है ताकि मैं वॉइस वगैरह सब चेक कर लूं। एक बार करना जरूरी होता है कि ये ना हो कि वॉइस आए ना तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है। अभी तो जल्दी से, जिस बच्चे ने भी बैच नहीं लिया तो वो जल्दी से पहले बैच ले लीजिए, ताकि आपको लाइव क्लासेस भी मिल सके। देखो इसके आगे शॉर्ट नोट्स भी आएगी। ये तो चलो सीरीज से करवा रहे हैं एक बार, लेकिन आपके इसके आगे क्या आने वाले शॉर्ट नोट्स आने वाले थर्ड सेमेस्टर के, बता देती हूँ कि अगर आप बैच लेते हो तो उसमें जो थर्ड सेमेस्टर के जो भी है टॉपिक वाइज मैंने सारे करवा रखे हैं, बिल्कुल शॉर्टली करवा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो बैच जरूर लेना आप, आपके लिए बहुत मतलब लाभदायक है, बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है उसमें। अब देखो कलिंग युद्ध की महत्ता का विवेचना कर दीजिए, यानी कि किसके बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, क्या करूं, कोई बात नहीं। चलो, कलिंग प्रदेश एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली राज्य था। अशोक इसका मौर्य साम्राज्य के लिए घातक समझता था। यह अशोक जो है वो क्या है, इसको मौर्य साम्राज्य के लिए, इनकी मौर्य साम्राज्य के, ठीक है, शासक बता दिए। इन्होंने क्या कर दिया, वो अपने लिए क्या घातक समझता था, क्या, जो कलिंग युद्ध है, ये कलिंग जो प्रदेश है उसको। ठीक है, इसके अलावा अशोक कलिंग पर अधिकार करके अपने साम्राज्य के एकीकरण को पूरा करना चाहता था। क्या करना चाहता था, इसके साथ साथ में अशोक कलिंग पर अधिकार भी करना चाहता था, ताकि काफी मतलब महत्व का, इनकी बड़ा, ठीक है, काफी विशाल साम्राज्य था, कौन सा, कलिंग वाला। तो वो अशोक क्या चाहता था, इस पर मेरा अधिकार हो जाए, यानी कि पूरा एकीकरण वो करना चाहता था, यानी कि उसको साम्राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल करके एक बनाना चाहता था। ठीक है, इसका मतलब यही है। कलिंग की सेना बड़ी वीरता और साहस के साथ लड़ी, लेकिन अशोक की विशाल सेना के सामने नहीं ठहर सकी। कलिंग की सेना बहुत अच्छे से उसने युद्ध किया, लेकिन फिर भी हार गई और हार कर भागने के लिए खड़ी हुई। ठीक है, भाग गई। सम्राट अशोक ने अपने एक प्रतिनिधि को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। इस प्रकार क्या कर दिया, सम्राट अशोक ने कलिंग पर अपना ही एक अधिकारी वहां पर नियुक्त कर दिया, शासक नियुक्त कर दिया। इस प्रकार कलिंग मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। कलिंग युद्ध की महत्व के क्या निम्नलिखित बिंदुओं में हमें बताया गया है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, कलिंग की स्वतंत्रता की समाप्ति होना। ठीक है, कलिंग की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अब मगध साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत होगी। कलिंग की जो स्वतंत्रता जी खत्म हो गई, यानी कि अशोक के जो अधीन हो चुकी थी ना, मगध साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक फैल चुकी थी। ठीक है, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी तक उसकी जो भी बोल सकते हैं उसका अधिकार वहां तक फैल चुका था, उसकी सीमा। सेकंड देखो, जनहानि। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि कलिंग युद्ध में 1 लाख व्यक्ति मारे गए। कलिंग युद्ध में कितने, 1 लाख व्यक्ति मारे गए दोस्तों। अब किसमें बता रहे, 13वें शिलालेख के अंदर, अशोक का 13वां शिलालेख है, उसके अंदर ये बात कही गई है। और 1.50 लाख बंदी बनाए गए, यानी कि 1.5 लाख, ठीक है, बंदी बनाए गए। और क्या कर दिया, इससे भी कई गुना व्यक्ति महामारी भूखमरी से भी मर गए थे। ठीक है, बंदी बनाया गया, और कुछ जो है इसमें से क्या हुआ, भूखमरी से भी मर चुके थे। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, साम्राज्यवादी और युद्धवादी की नीति का
सॉरी परित्याग, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, इसको अंडरलाइन मैंने कर दिया अभी, ठीक है। इसमें क्या है, इस युद्ध के बाद अशोक ने साम्राज्यवादी और युद्धवादी नीति का परित्याग कर दिया। इस युद्ध के बाद जो कलिंग का ये जो युद्ध हुआ है, इसके बाद की बात करें, अशोक ने क्या कर दिया, साम्राज्यवादी युद्धवादी नीति है उसको त्याग दिया, ठीक है। अब अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष की नीति अपनाई। इनकी युद्ध करने की जगह उसने धर्म की नीति उसने शुरू कर दी, किसने, अशोक ने, है ना, कुछ चेंजेस उसने कर दिए। अब फोर्थ पॉइंट हमारा इसमें क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट है हमारा बौद्ध धर्म ग्रहण करना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब फिफ्थ आ जाता है जन कल्याण, ठीक है, जन कल्याण। इस युद्ध के बाद अशोक ने अपनी संपूर्ण शक्ति या साधन जन कल्याण में लगा दिया। युद्ध के बाद क्या किया, अशोक ने अपनी जो पूरी शक्ति थी वो या फिर साधन, जन साधन, ठीक है, वो जन कल्याण में उसने सब कुछ लगा दिया, जो भी उसके पास साधन थे, संसाधन थे, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ, नवीन युग का सूत्रपात। नवीन युग का उदय होना, एक तरीके से उसकी शुरुआत होना, उसका सूत्रपात होना, ठीक है। अब आगे देखो, इस युद्ध के बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जो शांति, सामाजिक, राजनीतिक सब स्थिति बहुत ही अच्छी थी, धार्मिक प्रचार भी काफी अच्छे से चल रहा था। डॉक्टर हेमचंद्र रॉय चौधरी के शब्दों में इन्होंने यानी कि क्या कह दिया, यानी कि विद्वान है, उन्होंने ये बात कही, कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन को एक नया मोड़ दिया और इसने भारत तथा संपूर्ण विश्व के इतिहास पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, जो अशोक के जीवन पर काफी इनकी चेंजेस हो चुके थे कलिंग के युद्ध के कारण, ठीक है, धार्मिक को, धर्म को अपनाने लग गया ना वो, इसी कारण। अब देखो 13 नंबर हमारे क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉन्ग है तो आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस क्लास में हो जाना चाहिए 13 क्वेश्चन, और आशा करूंगी कि 14 भी हो जाए, ठीक है। अब देखो, अशोक के अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में बताना है। अशोक के अलग अलग अभिलेख, शिलालेख, पुराण जो भी है उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भारतीय इतिहास में अशोक के अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है, उससे उनके शासनकाल की लगभग समस्त बातों का पता चलता है। अभिलेखों की प्राप्ति स्थानों के, यानी कि उसकी जो प्राप्ति स्थानों से क्या हुआ, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सुदूर दक्षिण के पांड्य, चोल, सत्यपुत्र और केरल पुत्र आदि को छोड़कर संपूर्ण भारत अशोक के अधीन था। इनकी बस इतने को छोड़कर, दक्षिण के हैं, इतने को छोड़कर बाकी जो है आ जाता है, वो क्या है, पूरा भारत जो है वो अशोक के पास था, ठीक है। ये कहाँ से पता चलता है, अभिलेखों से पता चलता है, सभी अभिलेखों का निष्कर्ष निकालकर फिर उससे पता चला, ठीक है। आगे देखो, इन अभिलेखों से हमें अशोक के आदर्शों दान, ठीक है, नहीं इसे क्या, इन अभिलेखों के आधार पर उसको क्या बता रखा है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इन अभिलेखों से हमें अशोक के आदर्शों दान दिया, यानी कि काफी दयालु था, ये सब चीजें हमें शिलालेखों से मिलती है, ठीक है। शिलालेख, अभिलेख सॉरी यही था। और देखो और क्या इससे प्राप्त होगा, शिलालेखों से क्या प्राप्त होगा कि अशोक ने अपने धर्म प्रचारक कौन कौन से देशों में भेजे तथा किन किन देशों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। और इन शिलालेखों से अशोक के राज्य प्रबंध का और उसके राजस्व का सिद्धांत, प्रजा के साथ उसका व्यवहार तथा उसके द्वारा किए गए लोकहित के कार्यों का भी मतलब उसके बारे में ज्ञान इसको मिलता है, ठीक है। ये चीजें क्या है, किसके अंदर मिलती है दोस्तों, इनकी सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि इसके जीवन काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उसने किस किस चीज का निर्माण किया, क्या उसने परिवर्तन किए, ठीक है। और क्या बोल दिया, राज्य प्रबंध कैसे किया, राजस्व यानी कि कर वगैरह जो वसूल करते थे वो किस तरीके से था, उसके व्यवहार के बारे में बता दिया, किस किस देश में उसने प्रचारक भेजे, क्या किया है ना, वो सभी, ठीक है। अब देखो, अशोक के बनवाए गए स्तूप और स्तंभ बहुत, स्तूप और स्तंभ से क्या पता चलता है दोस्तों, स्तूप तो होते हैं बौद्ध धर्म के अंदर ही आते हैं, और वो अनुयायी भी किसका था, बौद्ध धर्म को ही मानता था, ठीक है। और क्या कर दिया, स्तूप और स्तंभ देखकर क्या कलात्मक ढंग से काफी अच्छे बने हुए हैं, और आज का भी अगर मनुष्य देखते हैं ना उस चीज को, अपने जैसे बंदे उसको देखे ना तो शॉक्ड हो जाते, इतनी अच्छी चीज, इतनी पुरानी आज भी खड़ी है इस तरीके से, ठीक है, आश्चर्यचकित रह जाता है। इससे सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अशोक के समय में कला के क्षेत्र में भारतीय मतलब काफी भारी उन्नति हुई थी। ये शिलालेख ये भी सिद्ध करते कि उस समय में शिक्षा भी होती थी, ये पता चलता है, ठीक है, उसका प्रसार हुआ था और लोग पढ़े लिखे भी थे। अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण अशोक के अभिलेखों का निम्नलिखित 3 श्रेणियों में किया गया है। अब वो कौन कौन से हैं दोस्तों, स्तंभ लेख आ जाता है, शिलालेख आ जाता है और गुफा लेख आ जाता है, ठीक है, यही है ना, स्तंभ लेख और गुफा लेख, शिलालेख, तीनों आगे ना।
अब सबसे अगर प्राचीन की बात करें, सबसे पहले क्या बना था, तो दोस्तों शिलालेख ही बना था। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा, ठीक है, इसके अंदर शिलालेख। इन तीनों में सबसे प्राचीन शिलालेख, वही बात आ गई। शिलालेखों के बाद स्तंभ लेख तैयार किए गए, इनके बाद शिलालेखों के बाद क्या हुआ, स्तंभ लेख, उसके बाद में गुफा लेख, नंबर वाइज है, ठीक है। ये शिलालेख भारत के थोड़ी ना आवाज मेरी चेंज हो चुकी है, ये मेरे को भी फील हो रहा है, आपको तो लगेगा ही मैडम कैसी फटी सी आवाज आ रही है आपकी। अब मेरा गला बिल्कुल बंद होने वाला है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी आपको, ठीक है, सच्ची में बंद होने वाला है, पता नहीं कब बीच में रुक दे, तो मैं इशारे कर दूंगी, यहाँ लिख लिख दूंगी, ठीक है, अगर मेरा गला बंद हो गया बीच में। तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, इसीलिए थोड़ी हो रही है, दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। बाकी देखो, इन तीनों में से हमने प्राचीन देख लिया, शिलालेख है, ठीक है, उसके बाद में आता है स्तंभ लेख, ठीक है, उसके बाद में आ जाता है गुफा लेख। ये शिलालेख भारत के लगभग सभी भागों में मिलते हैं। उनसे साम्राज्य विस्तार, शासन प्रबंध, धार्मिक सिद्धांत, इनके बारे में जानकारी कहाँ पर मिलती है दोस्तों, शिलालेख के अंदर दी गई है। उनकी भाषा उस समय की प्रचलित प्राकृतिक भाषा है। देखो जैसे मान लो कोई पत्थरों पे बनाया होगा, है ना, कोई होते दीवारों पे बनाया होगा, इस तरीके से, ठीक है, तो यही है उनकी भाषा। उस समय की प्रचलित कौन सी भाषा थी दोस्तों, प्राकृत भाषा थी, प्राकृत, ठीक है, ये भाषा थी उनकी। केवल 2 लेख खरोष्टी में है, खरोष्टी लेख इनकी 2 है, वो खरोष्टी एक भाषा होती है दोस्तों, उसके अंदर लिखे गए हैं। डॉक्टर वी ए स्मिथ ने इन अभिलेखों को निम्नलिखित 8 भागों में बांटा है। किसने बांटा है, डॉक्टर वी ए स्मिथ ने। अब वो कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। वाहिगुरु, देखो बीमार हो जाते ना, मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है, अभी क्या करे बंदा, जल्दी से ठीक होना पड़ेगा, है ना। 2 लघु शिलालेख, ये हमारा पहला आ जाता है, ठीक है दोस्तों, 2 लघु शिलालेख। अब एक प्रथम है और एक द्वितीय है, इनको लघु शिलालेख प्रथम द्वितीय कहा गया है। संवतः इन दोनों को 258 ईसा पूर्व तथा 250 ईसा पूर्व में खुदवाया गया था। कब दोस्तों, 58 मीन की 8 वर्ष के बीच बीच में, ठीक है। और देखो पहले लेख में किसके बारे में, अशोक के व्यक्तिगत के जीवन के बारे में बता रखा है पहले वाले में, ठीक है, और दूसरे वाले में बता रखा है दोस्तों उसके धार्मिक कार्य हो गए, उसका धर्म को अपनाना, तो उस चीज के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा आ जाता है। लघु शिलालेख प्रथम कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, रामेश्वर तथा जातिक स्थानों में, बिहार के शाहाबाद जिले के सहसराम नामक स्थान में, और कहा मध्य प्रदेश के बैराट और मास्की, गवीमठ, पलकी, गुंजू, चिरा, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मैं शॉर्ट में कुछ नहीं बता सकती, ठीक है। ये मैंने बता दी कि 2 लघु शिलालेख है, तो उसको कैसे, प्रथम हो गए, द्वितीय हो गए। प्रथम में क्या बता रखे, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, और द्वितीय में क्या बता रखे, उसकी धार्मिक चीजों के बारे में, धार्मिक कार्यों के बारे में, और उसने कैसे बौद्ध धर्म अपनाया उसके बारे में, ठीक है। और जो जगहें बता रखी है, कौन से प्रथम लघु शिलालेख है उसके बारे में, वो जगहें बता दी, वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है, इसकी जो जानकारी इन जगहों पर पाई जाएगी। और देखो मास्की यानी कि रायपुर जिला आ जाता है, इसके लेख का विशेष महत्व है, सबसे मेन इसी को माना जाता है, कौन सा है, मास्की लेख। मेरी एकदम से ना धड़कन तेज होगी, एकदम से बंदा कोई आगे आके खड़ जाए डर जाता है ना, तो वही हुआ मेरे साथ अभी, ठीक है। केवल इसी लेख में अशोक का नाम आता है, अन्य लेखों में केवल देवाना प्रिय, देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी आदि शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। अभी क्या बोल रहे हैं, केवल इसी लेख में अशोक का नाम आता है, ठीक है। और देखो जानकारी तो है, लेकिन नाम इसका इसमें आ जाता है, अन्य लेखों में केवल, इसको क्या कहा गया है दोस्तों, देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी, इन शब्दों का ही ज्यादा प्रयोग किया गया है। याद रखना, मास्की में ही क्या किया गया, इसका नाम लिया गया है अशोक का, ठीक है, मास्की शिलालेख। अब देखो दूसरा आ जाता है भाबरू शिलालेख, ये भाबरू, यह शिलालेख जयपुर राज्य में था। इस लेख में अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, उसके धर्म के बारे में बताता है कि वो एक धर्मावलंबी, बौद्ध को मानने वाला, बौद्ध धर्म को, ठीक है। इस लेख में अशोक ने बौद्ध धर्म तथा संघ के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की थी। देखो ये अभी क्या बोल रहे हैं कि इस लेख में अशोक ने बौद्ध धर्म तथा संघ के प्रति अपनी भक्ति दिखाई है, इसके बारे में शिलालेख में बता रखा है। और देखो इसमें बौद्ध ग्रंथों के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, तथा
भिक्षु व उपासकों दोनों से ही कहा गया है कि वे इनका पाठ तथा मनन करें। यानी कि अब ये क्या बोल रहे हैं, उदाहरण दिए गए हैं भिक्षुओं के ब्रह्मा के, ठीक है, इस चीज की जैसे मान लो, और ये दर्शाया गया कि आप अपने को दर्शाने के लिए दोस्तों कहा गया कि आप भी ऐसे कीजिए, ठीक है, हमारी बातों को मानिए, उसका पालन कीजिए, उसको पाठ को पढ़िए, इस पाठ को, ठीक है। अब थर्ड देखो, चतुर्दश शिलालेख। कौन सा? चतुर्दश शिलालेख। इन शिलालेखों की संख्या कितनी है दोस्तों? याद रखना 14 है, ठीक है। किसमें आ जाता है? चतुर्दश शिलालेख में। इनकी संख्या बता रखी आगे 14 है। इनमें अशोक की नीति तथा शासन संबंधी सिद्धांतों की विवेचना है। इनमें 13वें शिलालेख का बड़ा महत्व बताया गया, 14 है, और 13वें को सबसे मेन महत्व दिया गया है, क्योंकि उसमें क्या आ गया? कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक है उनके हृदय के बारे में, हृदय उसका कैसे चेंज हुआ, उसने अपने अंदर कैसे चेंजेस किए, सब कुछ है ना। उसने युद्ध नीति छोड़ के क्या कर दी? धर्म की नीति अपनाई थी दोस्तों, ये हमने पहले पढ़ा है ना। तो वही है कि उसने कैसे चेंजेस किए, तो वो 13वें इसके शिलालेख में बताया गया, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये 257 ईसा पूर्व से 256 ईसा पूर्व में बनवाए गए थे, ठीक है, 57 से 56। हे भगवान बचा ले, दुआ नहीं, दुआ तो है ही आप सबकी, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट, देखो ये नहीं है या नहीं है, बता दो। अब देखो कलिंग शिलालेख आ जाता है, फोर्थ पॉइंट, इसकी संख्या 2 है तथा ये उड़ीसा राज्य के पूरी जिले में धौली नामक स्थान और आंध्र प्रदेश के जिले गंजाम में योगदा नामक स्थान पर पाए गए हैं। अब देखो इसकी संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? उड़ीसा राज्य के पूरी जिले में धौली नामक स्थान पर एक बता दिया, अब दूसरा क्या बता दिया? आंध्र प्रदेश। इतना याद रख लो भैया, उड़ीसा राज्य में आ जाता है और आंध्र प्रदेश, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। अब देखो आगे, इनकी निर्माण तिथि कितनी है? 255 ईसा पूर्व है। इन यानी कि कलिंग शिलालेख की बात करिए दोस्तों, कितनी है? 255 ईसा पूर्व इसका निर्माण हुआ। इनमें उन नियमों व सिद्धांतों को अंकित किया गया है जिनके आधार पर सम्राट अशोक ने विजय किए हुए कलिंग राज्य तथा साम्राज्य की सीमा से लगे हुए अविजित क्षेत्रों के निवासियों के साथ उचित व्यवहार किए जाने की आज्ञा अपने कर्मचारियों को दी थी। यानी कि क्या किया इसने? जो अपने इसके आगे अधिकारी होंगे उनको ये कहा कि चाहे हमारे दुश्मन है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, उनसे अच्छे से व्यवहार करना, ये चीज उसमें बताई गई है। अब देखो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, गुफा शिलालेख आ जाता है हमारा फिफ्थ। गया से लगभग 19 मील की दूरी पर बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं। क्या है? कितनी है? 4 पहाड़ियां हैं। कहां से लेकर? गया से लगभग 19, ठीक है, 19 मील, ठीक है, मील ऐसे लिखते हैं क्या? पता नहीं, जैसे भी लिखते हैं, ठीक है। उसकी दूरी पर क्या है? 4 पहाड़ियां हैं। और देखो उनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख है। 3 दीवारों पर क्या है? अशोक के लेख लिखे हुए हैं। मैंने बताया ना शिलालेख तो वही होते हैं। गुफा लेख, गुफा के अंदर आ जाते हैं, एक तरीके से 4 दीवारी होती है उस वही, जिनमें कहा गया है कि ये गुफाएं आजीविका संप्रदाय के भिक्षुओं को समर्पित की गई थी। गुफा लेख संभवतः 257 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व के बीच उत्कीर्ण किए गए हैं। देखो गुफा की बता दी, टाइम पीरियड जरूर याद रखना, 257 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व आ जाते हैं। इसमें क्या चीजें बता रखी है कि जो आजीविका, देखो ये गुफाएं जो है वो आजीविका संप्रदाय के भिक्षु को समर्पित की गई है, भिक्षु को दी गई है, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ आ जाता है, सप्त स्तंभ शिलालेख आ जाता है सिक्स्थ, ठीक है, सप्त स्तंभ शिलालेख। एक तो ना इसमें बैक भी नहीं होती है, मैं पता भी कैसे करूँ ना कि आवाज, अभी देखती हूँ। एक तो ना इसमें बैक भी नहीं होती है, मैं पता भी कैसे करूँ, ठीक है, बस इतनी वॉइस बहुत है पायल, बहुत है ना। अब देखो सिक्स्थ में क्या है, इन स्तंभ लेखों का निर्माण कब होता है? 272 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये लेख उत्तर भारत के 6 स्थानों से संबंध, इनकी जो स्तंभ है इसके, ठीक है, 6 स्थानों में स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। फर्स्ट क्या है? दिल्ली टोपरा स्तंभ पहले खिजाबाद जिले के टोपरा नामक गांव में स्थित था, जो दिल्ली से लगभग 12 मील दूर है। अब देखो दिल्ली टोपरा क्या है? दिल्ली टोपरा स्तंभ पहले खिजाबाद जिले के टोपरा नामक गांव में स्थित था, और जो बाद में क्या हुआ, दिल्ली से लगभग 12 मील दूर है। यानी कि बता रखा है पहले ही कहां पर था? दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली के कौन से जिले में? खिजाबाद जिले के
टोपरा नामक स्थान, टोपरा याद रखना, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं दिल्ली के टोपरा नामक स्थान पर था, और जो कहाँ से, दिल्ली से लगभग 12 मील की दूरी पर है। और दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक इसे दिल्ली ले गया था। इनकी फिरोज शाह तुगलक जो है सुल्तान, ये मेरे ख्याल से ये है तुगलक वंश के शासक थे, है ना। तो ये क्या करते हैं, दिल्ली ले आते हैं इस क्या, स्तंभ शिलालेख, हाँ स्तंभ शिलालेख, ठीक है। इस स्तंभ पर 7 लेख खुदे हुए हैं। कितने दोस्तों, 7 लेख खुदे हुए, जबकि अन्य स्तंभों पर 6 लेख ही उत्कीर्ण है। इसमें 7 है, बाकी जो है उस पर 6 ही लिखे गए हैं, ठीक है। सेकंड देखो, मेरठ का आ जाता है। दिल्ली स्तंभ पहले मेरठ में था, ठीक है। यह भी फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था, ये भी ले आया था। भाई पता नहीं क्या कैसा बंदा था, सब कुछ उठा के अपने पास लाया जा रहा था, है ना, ऐसा किया जा रहा है। चलो हमारे हाथ में नहीं होता। तीसरा स्तंभ इलाहाबाद में है, यह कौशाम्बी में था। अब ये तो नहीं उठा के ले आया, इसको सम्राट अकबर इलाहाबाद ले आया था। मतलब कुछ भी, ठीक है। करना पड़ेगा भाई, जैसा है वही करना पड़ेगा। देखो तीसरा स्तंभ इलाहाबाद में है, और ये किस, कौशाम्बी में था, ठीक है। कहाँ पर, कौशाम्बी के अंदर, ठीक है। और सम्राट अकबर इसको कहाँ ले आता है, इलाहाबाद में ले आता है, ठीक है। इस स्तंभ पर अशोक के 2 मुख्य क्या है, लघु लेख भी खुदे हैं। किसके, अशोक के 2 छोटे, लघु छोटे होते हैं, छोटे लेख भी खुदे हैं। एक कौशाम्बी लेख तथा दूसरा रानी लेख कहलाता है। कौन सा दोस्तों, कौशाम्बी और दूसरा रानी, ठीक है। अब देखो समुद्रगुप्त ने भी बाद में अपना लेख इसी स्तंभ पर खुदवा दिया था। इनकी समुद्रगुप्त ने भी इसी स्तंभ पर अपना भी शिलालेख बनवा दिया था। अब देखो फोर्थ, लोरिया, अरारा स्तंभ, और ठीक है ये नाम याद रखने पड़ेंगे। नंदगढ़ स्तंभ जो कि चंपारण जिला बिहार, एक ही चीज है। लास्ट आ जाता है रामपुरवा स्तंभ, ये भी वही है, जिला बिहार चंपारण, ठीक है। उसकी वॉइस कम करने दो, रुको, वॉइस मेरे को ना सुन रही है तो इरिटेट हो रहा है। अब देखो 7th आ जाता है इसके अंदर। 7th और 8 2 रह चुके हैं, ठीक है। अब देखो लघु स्तंभ लेख क्या आ जाता है, लघु स्तंभ लेख। ये लेख इलाहाबाद, सांची और सारनाथ के स्तंभों पर पाए गए हैं। ये शिलालेख मठ संबंधी फूट से होने वाली हानि की भी जानकारी देते हैं। मठ संबंधी इनकी जो शिक्षित होते जहां पर, ठीक है, जहां पर भिक्षु वगैरह रहते हैं, उनका केंद्रीय स्थान होता है, ठीक है। वो उसके बारे में भी, उसकी अगर हानि हुई थी, लाभ हुआ था, तो उसकी भी जानकारी इसके अंदर दी गई है। लघु स्तंभ लेख कहाँ पर है दोस्तों, इलाहाबाद, सांची और सारनाथ के अंदर ये बने हुए हैं, खुदवाए गए थे। 8th आ जाता है त्राई स्तंभ शिलालेख। अब ये इसे त्राई स्तंभ शिलालेख क्यों कहा है, क्योंकि जो ये तराई नामक स्थान पर ये शिलालेख बना हुआ है दोस्तों, इसीलिए। ये लेख रुमंदेई तथा निगलिबा में पाए गए हैं। ये नेपाल, सॉरी, जो नेपाल की तराई में स्थित है। मैंने बताया ना, जो नेपाल की तराई में स्थित है, रुमंदेई और निगलिबा में पाए गए हैं, और ये वहां पर तराई में स्थित है, इसलिए इन्हें तराई लेख कहा गया है। इन लेखों से प्रमाणिक रूप से पता चलता है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित पवित्र स्थानों की यात्रा की थी। इनके इससे क्या पता चलता है, जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने जहां भी यात्रा की, यानी कि जहां भी वो गए, तो वहां पर अशोक ने भी क्या किया, उसके जीवन से संबंधित जो भी थी महात्मा बुद्ध के, तो वहां पर अशोक ने यात्रा की थी, वहां पर वो गए थे, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और देखो यह भी पता चलता है कि बुद्ध का जन्म मेरू नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध का जन्म इससे पता चला, कहां से, मेरू नामक स्थान पर बुद्ध का जन्म होता है। यह शिलालेख लगभग 249 ईसा पूर्व में उत्कीर्ण किए गए, तो किए गए थे 249 ईसा पूर्व में, ठीक है। अभी मैं टाइम के हिसाब से करती हूँ, अगर 14 क्वेश्चन ज्यादा बड़ा तो नहीं है, हम टाइम पर आराम से कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। देखो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं था, आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इसका टाइम पीरियड याद करने पड़ेंगे, ठीक है, टाइम पीरियड, ओके। और क्या करना पड़ेगा इसके साथ में, आपको करने पड़ेंगे जो जगहों के नाम होते, राज्य हो गए, जिले हो गए, कहाँ कहाँ पर, ठीक है, राज्य हो गए, जिले, ये हमें करने पड़ेंगे, और इसमें कुछ नहीं। और जो शिलालेख है उसके नाम करने पड़ेंगे, शिलालेख, अभिलेख, ठीक है। तीनों कितनी है, 3 थे ना, तीनों के क्या करने पड़ेंगे, नेम याद करने पड़ेंगे, और कुछ भी नहीं करने वाला इसके अंदर। बस इसकी संख्याएं 14 थी, तो 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण था। इस तरीके से तो आप कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर क्या था, कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया था, कैसे उसमें परिवर्तन हो गया अशोक के अंदर, ठीक है, वो चीज है। ये आपको मेन है, ये याद करने वाली है। 14 देखो इसके अंदर क्या है कि मौर्यों के केंद्रीय प्रशासन को समझाइए।
मौर्यों के केंद्रीय प्रशासन को समझाइए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके बारे में हम सेकंड सेमेस्टर में भी मैंने रीड किया हुआ है, मैंने क्या आपने भी रीड किया हुआ है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है ये। अब मौर्य के केंद्रीय प्रशासन के बारे में है, किसी राजा महाराजा के बारे में इसमें ज्यादा नहीं आएगा, तो केंद्रीय प्रशासन, ठीक है, शासन के बारे में। मौर्यों को केंद्र निम्न प्रकार दे रखे हैं हमें, सीधी सी इतनी ही बात है, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इसके अंदर सम्राट है। क्या है? सम्राट। सम्राट अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था, ठीक है। वो होता ही हर किसी का होता है, हमारे तो घर पे आप मेरे पापा है सम्राट हमारे, ठीक है, तुम्हारे भी यही होंगे। ये मम्मी है, मम्मी मैं कभी ना कंफ्यूज होती हूँ, रात को पापा हो जाते हैं, सुबह सुबह मम्मी होती है। ये होता है सच्ची में। मैं तो बोल देती हूँ कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, फिर जब जाते हैं तो कहती है मैं तो सरपंच जी तो चल दिए, इस तरीके से, ठीक है। वही सुना ही होगा, है ना। इतना तो इंस्टा काफी पहले यूज करते थे, अब तो पता नहीं कितने महीने हो गए, ये मैंने चला के ही नहीं देखा। सम्राट अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था, राज्य की समस्त शक्तियां उसके हाथ में केंद्रित होती थी। आप भी अपने घर में बताना आपके घर का सम्राट कौन है, ठीक है, जरूर बताना। एक तो खांसी मेरी ना, मेरे को लगता है बच्चे मेरी खांसी सुन के ही मेरे को लगता है क्लास से ना डिवोर्स ही ले लेंगे मेरी क्लास से। तो सम्राट अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था, राज्य की समस्त शक्ति उसके हाथ में केंद्रित होती थी। वही सर्वोच्च सेनापति तथा वही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। और परंतु मौर्य सम्राट निरंकुश नहीं थे तथा अपनी प्रजा की भलाई करना अपना प्रमुख कर्तव्य मानते थे। इसमें कोई समझाने वाला नहीं है, जो सम्राट है उसकी विशेषताएं बतानी है कि वो अपने हर कर्तव्य का पालन कर रहा था, न्याय भी करता था, अपनी प्रजा को संभालता था, कोई डरता नहीं था, ये चीजें। अब आ जाते हैं मंत्री परिषद। शासन संचालन में सम्राट की सहायता करने वाली कौन होती थी? मंत्री परिषद ही होती है। और मंत्री परिषद महत्वपूर्ण मामलों में सम्राट को सलाह देती है। और क्या है? अधिवेशन दैनिक राज कार्य में नहीं इसका कोई भी हाथ होता, ये सिर्फ क्या करती है, जो जरूरी कार्य होते हैं बस उसी में ये बुलाई जाती थी, जो मंत्री परिषद सभा होती थी उसको, ठीक है। मंत्री परिषद के सदस्य को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था, ठीक है। क्या मिलता था? 12,000 पर्ण वार्षिक, एक वर्ष का, ठीक है। अब थर्ड आ जाता है मंत्री। मंत्री के बारे में, राज्य के दैनिक प्रशासनिक कार्यों के लिए 3 या 4 मंत्रियों या मंत्रियां आएगा, मंत्रियों शायद यही आना चाहिए। अब देखो अभी क्या बोल रहे हैं, इसके जो भी कार्य, कौन से प्रशासनिक कार्य होंगे उसके लिए 3 या 4 मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी और उन्हें मंत्री कहा जाता, मंत्री नहीं है भैया, मैं ही गलत करवा रही हूँ, क्या बात, ठीक है, मंत्री नहीं कहा जाता है। प्रत्येक मंत्री को 48,000 पर वार्षिक दिया जाता था, वेतन मिलता था पर वर्ष, ठीक है। अब मौर्यकालीन पदाधिकारी आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट इसके अंदर। सम्राट अशोक के समय में अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। कहां पर? अशोक के समय में क्या किया गया था? देखो एक बताया गया है एक एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी, इनमें अग्रमात्य, प्रमुख मंत्री तथा सहायक, महामात्र होता है विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, राज्यों क्या होते हैं प्रांतीय स्तर का उच्च अधिकारी हो गया, प्रादेशिक किसको कहा गया? प्रदेश का प्रमुख अधिकारी, युक्त हो जाता है जिला कोष की देखरेख करने वाला, धर्म महामात्र धर्म की देखरेख करने वाला, और क्या आ जाता है? धर्म की वृद्धि करना, और महामात्र क्या आ जाता है? सीमांत प्रदेशों के अध्यक्ष हो जाते हैं। नगर व्यवहारिक क्या आ जाते हैं? नगर का ध्यान रखने वाला, नगर का जो न्यायाधीश होता है, अपने गांवों के जो सरपंच होते हैं वही है। इनका इनके बारे में बता रखे, ठीक है, ये उल्लेखनीय होते हैं। अब देखो लास्ट पॉइंट इसके अंदर प्रशासनिक विभाग आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रशासनिक विभाग, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, शासन की सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय शासन अनेक विभागों में बंटा हुआ था। इसकी सुविधा की दृष्टि से क्या केंद्रीय शासन अलग अलग भागों में बांट दिया, तो देखो इकट्ठे करेंगे तो कुछ भी नहीं सही होता। अगर आप भी मान लो काफी आप 50,000, ठीक है, अलग अलग सेमेस्टर के हो ना, एक के दिन एक के हो गए तो ठीक है, एक तरफ होता है कि एक बार होता है कि काम इजी भी हो सकता है, लेकिन एक तरफ होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ भी हो सकती है ना। तो क्या होगा कि ज्यादा होंगे तो उसको हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट सकते हैं ना। तो यही है, वही चीज है कि केंद्रीय शासन अनेक विभागों में बांट दिया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तीर्थ कहा गया है दोस्तों। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष अमात्य कहलाता था। इनकी विभाग का हर जो विभाग है इसको अलग अलग कितने भागों में, अलग अलग भागों में बांट रखा है। अब उसके अध्यक्ष को क्या कहा गया है? अमात्य कहलाता है, वो उसको कहा जाता है अमात्य, ठीक है, याद रखना। इनकी संख्या कितनी थी? 18 थे, जिनके विभागाध्यक्ष इस प्रकार थे। अब देख लो 18 हमें बता रहे, नेम पढ़ लेते, ध्यान देना। प्रधान, समाहर्ता,
संनिधाता, सेनापति, युवराज, प्रतिष्ठा, व्यवहारिक नायक, कर्मांतिक हो गया, मंत्री परिषद का अध्यक्ष हो जाता है, दंडपाल हो जाता है, अंतपाल, दुर्गपाल, पौर, प्रशास्ता, व्यापारिक, अंतवेशिक, आठवीं। ठीक है, 18 आगे ना अलग अलग 18 इनकी क्या बोलनी होती, अलग अलग भागों में बांट रखा है, अटक जाता है भाई गले में तो निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, याद रखने पड़ेंगे, ये तो इजी है, कोई मतलब मुश्किल नहीं है, ये दो तो होंगे। अंतवृश्चिक आठविक हो गया, और आप याद कर लोगे, दुर्गपाल हो गया, तो ये इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, आप कर सकते हो। ओके, अब देखो कौटिल्य, मैं पता कैसे करती थी, पी आ गया, प्रधान आ गया, इसका एस आ जाता है, उसका फिर एस आ जाता है, इस तरीके से मैं आगे आगे वाला ना पढ़ लेती थी, एस आ गया, वाई आ गया, पी आ गया, तो मैं ऐसे करती थी। ठीक है, तो आप कर सकते हो ये, क्या मैं तो हर क्वेश्चन में ऐसे करती थी सही में। ठीक है, तो आगे देखो, कौटिल्य ने 26 अध्यक्षों का भी उल्लेख किया है जो राज्य की दूसरी श्रेणी में इनके उसके पदाधिकारी थे। स्टैबो ने इन्हें मजिस्ट्रेट के नाम से पुकारा है। अब देखो दूसरी श्रेणी के अंदर कुछ और पदाधिकारी आ जाते हैं, कितनी संख्या बता रखी है दोस्तों, 26 बताई है, और स्ट्रेबो ने इसे क्या कहा गया, मजिस्ट्रेट कहा गया है, उसे पुकारा है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है दोस्तों 14 नंबर, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 15 क्वेश्चन के साथ, 15, 16, 17 जैसे भी होगा हम वैसे कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना। देखो लाइव क्लासेस के लिए बोल रही हूँ, देखो ये तो शायद आपको कुछ ना लगे, लेकिन शॉर्ट क्लासेस के तो ले सकते हो ना, शॉर्ट क्लासेस के लिए आपको लेना ही होगा बैच, उसके शायद आपको अपलोडेड वीडियो उस पे यानी कि यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ ऐप पे आपको मिलेंगी, और उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सब कुछ मिलने वाला है 499 में। बाकी अब चेक कर लेना आपको क्या बैच दिखा रहा है, कितने में दिखा रहा है। तो आप अगर अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो चाहिए हो सॉरी, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, हमारी टीम का ही नंबर है, तो आप कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो रिलेटेड ओनली स्टडी, जिससे स्टडी से रिलेटेड होनी चाहिए, तो आप कर सकते हो। ठीक है, बैच के बारे में भी पूछ सकते हो, पावर ऑफ एजुकेशन की हमारी ऐप है, इनकी हमारी प्यारी सी फैमिली को आ चुकी है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए जल्दी से। ठीक है, अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए लव यू, टेक केयर, बाय, ओके बाय।